हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन संधि का जो टॉपिक अपन ने शुरू किया था उसको आज समाप्त करेंगे। ठीक है, हमने व्यंजन संधि के दूसरा प्रकार पढ़ रहे थे हम व्यंजन संधि का, जिसमें आप एक दूसरा नियम और है। इसमें पर सवर्ण जो संधि है उसका एक नियम और है जो हम अभी पढ़ेंगे। पर सवर्ण का दूसरा नियम ये देखिए आप, त वर्ग अर्थात त थ द ध न। इसमें त वर्ग के 5 वर्ण हैं। त वर्ग के पश्चात यदि ल आए तो त वर्ग के स्थान पर भी ल हो जाता है। तो इसमें जो उदाहरण दे रखा है उद प्लस लेखः, तो द जो है उसके पश्चात में ल आया है तो त वर्ग के स्थान पर भी ल हो जाता है। तो जहां पर भी त वर्ग का, तो ये द जो आया है वो त वर्ग का है, तो उसके स्थान पे ल हो गया, आधा ल। उल्लेख, ठीक है। फिर है अपना छत्व विधान। छत्व विधान में हम पढ़ेंगे, यदि त वर्ग के पश्चात श हो, शलगम वाला, तथा श के पश्चात कोई स्वर, उस श के पश्चात कोई स्वर है, फिर पंचम वर्ण किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण, या ह य व र ल में से कोई वर्ण हो तो त वर्ग का च वर्ग हो जाता है और श का छ हो जाता है। जो भी उदाहरण हम देखेंगे वो नियमों को ध्यान में रखते हुए देखेंगे। जो नियम हमने पढ़ा है उस नियम के अकॉर्डिंग उसके उदाहरण दिए। तो यदि त वर्ग के पश्चात श हो, तो यहां पर ये जो उदाहरण लिखा हुआ है तत् प्लस शिवः, तो त के पश्चात श है और श के पश्चात कोई स्वर या 5वां वर्ण या ह या व र ल में से कोई वर्ण, तो यहाँ ह या व में से एक वर्ण है, श के पश्चात व। तो नियम ये बोल रहा है कि कोई वर्ण हो तो त वर्ग का च वर्ग हो जाएगा। तो जहाँ त है हलंत वाला उसके स्थान पे च हुआ उदाहरण में, और श के स्थान पर छ हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से अगला एक और उदाहरण है जगत प्लस शत्रु, जगत का शत्रु। जगत, तो त के पश्चात यहाँ भी श है और उसके पश्चात र, र उच्चारण में आ रहा है जगत शत्रु, तो त के स्थान पर च हुआ और श के स्थान पर छ हुआ। फिर अगला उदाहरण है, अगला हमारे पास में नियम है, इसका प्रकार है तुक आगमः। तुक आगमः, यदि ऋस्व स्वर के पश्चात, ऋस्व मैंने जब आपको बताया था ऋस्व अर्थात छोटा, ऋस्व स्वर के पश्चात छ हो, छ वर्ण हो, तो ऋस्व स्वर के बाद तुक अर्थात त का आगम होता है, जो आगे छ होने के कारण च में परिवर्तित हो जाता है। यदि ऋस्व स्वर के पश्चात छ है, यहां पर वृक्ष क्ष में अ आया है, और उसका अगला उदाहरण है जो हमारे पास में अनु प्लस छेद, अनुच्छेद है। अनु में उ आया है, स्वर है, और उसके पश्चात छ आया दोनों उदाहरण में। तो उदाहरण केवल यही कह रहा है कि आगे छ होने के कारण वो च में परिवर्तित हो जाता है। वृक्ष छाया और अनुच्छेद, दोनों उदाहरण हैं आपके पास में। फिर अगला इसका प्रकार है मो अनुस्वार और जशत्व विधान, दो और हैं, और इसके पश्चात विसर्ग संधि। मो अनुस्वार में क्या होगा, यदि शब्द के अंत में म आए, यदि शब्द के अंत में म आए और उसके पश्चात कोई व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है, और
आगे स्वर आने पर या अंतिम वर्ण म होने पर म को अनुस्वार नहीं होता है। तो यहाँ पर दोनों के उदाहरण हम देखेंगे। यदि शब्द के अंत में म आए और उसके पश्चात कोई व्यंजन वर्ण आए, तो व्यंजन वर्ण वाला सेकंड उदाहरण है और थर्ड उदाहरण है। ठीक है, पहले हमारे पास में है शब्द के अंत में म आए, तो ये शब्द के अंत में म आया और उसके पश्चात कोई व्यंजन वर्ण आए और उसके पश्चात कोई व्यंजन वर्ण आए, तो ये व्यंजन है, वह व्यंजन है, तो म का अनुस्वार हो जाता है। तो ये जो म है, इस म का अनुस्वार हो गया और यहाँ पर एक बिंदी लगाई जो अनुस्वार कहलाता है। हरिम वंदे। ठीक है, इसी प्रकार से ये उदाहरण फलम प्लस पतति, तो ये जो प है वो ऊपर वाले जो नियम में ऊपर वाली जो लाइन लिखी हुई है व्यंजन वर्ण वाली, तो ये जो म है इसके बाद में प आया तो ये व्यंजन वर्ण कहलाया। तो शब्द वही बनेगा, केवल म हट के अनुस्वार लग जाएगा। और जो ऊपर वाला उदाहरण है अहम प्लस अपि, वो उसकी सेकेंड लाइन स्वर आने पर या अंतिम वर्ण म होने पर, स्वर आने पर या अंतिम वर्ण म होने पर म को अनुस्वार नहीं होता है। तो यहाँ म को अनुस्वार नहीं हुआ और ये शब्द पूरा ऐसा ही बन गया, अहम अपि। अहम प्लस अपि, तो म में हलंत हटा के हमने वो अ इसमें जोड़ दिया है, तो ये पूरा शब्द बन गया अहम अपि। इसके बाद आपका व्यंजन संधि का जशत्व विधान, अंतिम इसका जो प्रकार है जशत्व विधान। जब अपदांत वर्गों के पहले, दूसरे व चौथे वर्ण के पश्चात किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा य व र ल में से कोई वर्ण हो, तो पूर्व के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो यहाँ उदाहरण देखेंगे अपन नियम पढ़ने के बाद में। जब अपदांत वर्गों के पहले, दूसरे व चौथे वर्ण के पश्चात किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या य व र ल में से कोई वर्ण हो, तो पूर्व के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो तीसरा वर्ण वाक जाल, ज आपका, तो यहां देखना आप देखेंगे वाक प्लस जाल, तो क वर्ग का पहला वर्ण है और इसके पश्चात ज, च छ ज, च छ ज। तो यहाँ पर नियम ये कह रहा है कि जब अपदांत वर्गों के पहले, दूसरे व चौथे वर्ण के पश्चात किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तो ये तीसरा वर्ण है च छ ज आपका प्लस के बाद में वाक प्लस जाल, तो ज आपका तीसरा वर्ण है। तो यहाँ कोई भी वर्ण हो तो पूर्व के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण, जो पूर्व वाला है, पूर्व और पर दो पद होते हैं, पूर्व में जो क है वो उसके तीसरे वर्ण में परिवर्तित होकर वाग जाल, वाग के जाल में फंस जाना, इसका अर्थ है वाग जाल, वाग जाल हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, षट दर्शनम, षट अर्थात छः, दर्शनम छः दर्शन। तो यहाँ षट प्लस दर्शनम, तो ट वर्ग का पहला वर्ण है और द तथा द ये वर्ग का तीसरा वर्ण है। उसके पश्चात किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, चौथे वर्ण के पश्चात किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, तो यहाँ पर तीसरा वर्ण है ट वर्ग का, त थ द, द यहाँ पर तीसरा वर्ण है, तो ट की जगह ड हो जाएगा, ट ठ ड, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा ट ठ ड। तो यहाँ पर ये शब्द बनेगा षड दर्शनम। फिर जशत्व विधान का दूसरा नियम है, इसमें दो नियम है। जब प्रथम पद के अंत में अर्थात पदांत में वर्गों के पहले, दूसरे और चौथे वर्ण के बाद कोई स्वर हो या वह वर्ण अंतिम हो, तो उसके स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर यह उदाहरण अपन को दे रखा है, वाक प्लस ईशः, षट प्लस आननः और जगत प्लस ईशः।
यहाँ नियम ये कह रहा है आपको, जब प्रथम पद के अंत में वर्गों के पहले और दूसरे और चौथे वर्ण के बाद कोई स्वर आए, प्रथम पद के अंत में पहले दूसरे और चौथे वर्ण के बाद कोई स्वर हो या वह वर्ण अंतिम हो, तो उसके स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो यहाँ वाक् प्लस ईशः किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है और इसके पश्चात ई आया है, तो वो क तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, क ख घ। पदांत में वर्गों के पहले और दूसरे चौथे वर्ण के बाद कोई वर्ण स्वर या वह वर्ण अंतिम हो, तो उसके स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो यहाँ वाक् प्लस ईशः वागीशः, क की जगह ग हो गया उसका तीसरा वर्ण, और षट् प्लस आननः षडाननः, षट् प्लस आननः, तो ट के बाद में स्वर है और उस ट के स्थान पर उसके ही वर्ग का तीसरा वर्ण होगा आपका ड, ट ठ ड ढ न, तो यहाँ पर ये ड हो गया। अंतिम है आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा ये होगी, प्रथम पद के विसर्ग के पश्चात कोई स्वर या व्यंजन हो तथा विसर्ग में परिवर्तन हो तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। विसर्ग अर्थात किसी भी शब्द के पीछे दो बिंदियाँ लगती है, उसको विसर्ग बोला जाता है। तो यहाँ पर विसर्ग संधि के 4 प्रकार दे रखे हैं। सबसे पहला है उत्व विधान, ऋत्व विधान, सत्व विधान और विसर्ग लोप। 4 इसके प्रकार हैं, उत्व विधान, ऋत्व विधान, सत्व विधान और विसर्ग लोप। सबसे पहला है उत्व विधान। यदि विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद अ अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या य र ल व में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग को ऊ हो जाता है, जो अपने पूर्व के अ के साथ मिलकर ओ हो जाता है। तो यहाँ पर विसर्ग को जब ऊ होगा तो ये केवल नियम में है, लेकिन जब हम इस शब्द बनाएंगे तो ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ देखिए आप, यदि विसर्ग के पहले अ हो, ये विसर्ग है, उसके पहले अ है। अ कैसे है कि प्रथम म में अ जुड़ा हुआ है, इसलिए यह अ है, और नियम कह रहा है उसके बाद में अ अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण। तो यहाँ अ के बाद में अ है, तो यहाँ पर यह उदाहरण पूरा इसका शब्द बनेगा प्रथमो अध्यायः। ये म, ये अ हटकर इसमें ओ हो जाएगा और प्रथमो अध्यायः हो जाएगा। दूसरा नियम है, दूसरा इसका उदाहरण है कृष्णः प्लस नमति, कृष्ण को नमन करना, अर्थात ट ठ ड ढ न किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, तो यह ट ठ ड ढ न विसर्ग के पहले, इसमें भी अ जुड़ा हुआ है न में, और उसके बाद में त थ द ध न वर्ग का पांचवा वर्ण, विसर्ग के बाद में वर्ग का पांचवा वर्ण न है, तो यह न उसमें जुड़कर न को ओ का उच्चारण होगा कृष्णो नमति, कृष्णो नमति। फिर इसका दूसरा प्रकार है हमारे पास में ऋत्व विधान। यदि प्रथम पद के विसर्ग के पूर्व अ अथवा आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्णों का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, या य व र ल में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग को र हो जाता है। यदि प्रथम पद के विसर्ग के पूर्व, यहाँ नियम कह रहा है प्रथम पद अर्थात प्लस के पहले वाला, प्रथम पद के विसर्ग के पूर्व अ अथवा आ के अतिरिक्त कोई स्वर, तो अ और आ नहीं होगा, उसके अलावा जो स्वर है अ आ ई उ ये वाले, तो यहाँ विसर्ग के पूर्व में र में ई जुड़ा हुआ है, तो यहाँ ई स्वर होगा। और विसर्ग के बाद में कोई स्वर या वर्गों का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, तो विसर्ग के बाद भी स्वर है अ है, उसका पहला उदाहरण तो हरिरयम, तो विसर्ग को र हो जाएगा, तो वहाँ पर विसर्ग हटाकर हम उसको र कर देंगे, और ये जो अ है वो र में जुड़ जाएगा, तो उसको हम हरिरयम लिखेंगे, हरिरयम। इसका दूसरा एक और उदाहरण देखें आप,
गुरोरादेश, गुरु का आदेश, गुरो। विसर्ग के पूर्व अ अथवा आ के अतिरिक्त कोई स्वर है तो वो ओ है स्वर विसर्ग के पूर्व में, गुरो में। और इसके पश्चात कोई स्वर अ अथवा तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद में, तो विसर्ग के बाद में हमारे पास में आ स्वर है, आदेश, गुरोरादेश। तो ये आ जो विसर्ग है वो र में परिवर्तित हो गया और आ उस र में मिल गया, तो ये शब्द बन गया गुरोरादेश। इसके बाद में सत्व विधान जो तीसरा प्रकार है, यदि विसर्ग के बाद में च छ हो तो विसर्ग को श, क त ध हो तो स, तथा ट ठ हो तो षटकोण वाला श हो जाता है। तो यहाँ पर सत्व विधान में तीन चीजें दे रखी है। इन तीनों के उदाहरण यहाँ दे रखे हैं। सबसे पहले आप देखें कविह प्लस चलती, तो विसर्ग के बाद में क्या है हमारे पास में च छ, तो विसर्ग को श हो जाएगा। सिंपल सा है, यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि यहाँ ये जो कविह प्लस चलती, कविश चलती, यहाँ विसर्ग को श हो जाएगा और शब्द ऐसा का ऐसा बन जाएगा, कविह प्लस चलती। इसके पश्चात क त ध हो, उदाहरण में अगर क त ध हो तो स, और अब विसर्ग के बाद में क त ध हो तो यहाँ विसर्ग के बाद में त है तो उसके स्थान पर आधा स हो जाएगा, तो इस विसर्ग की जगह आधा स हो गया, तो ये बन गया देवास तथा। और तीसरा उदाहरण हमको ये तीसरा नियम बोल रहा है, ये इसी में ये जो तीसरा उदाहरण का है हमारे पास में ट ठ हो तो श हो जाता है, तो विसर्ग के बाद में अगर ट है तो यहाँ पर आधा श हो जाएगा। रामश टीकते, राम की जो टीकाएं हैं, उसके जो श्लोक हैं, उसके जो पद्य हैं, उनको टीका बोलते हैं। रामचरितमानस में जिस प्रकार से दे रखे रामश टीकते, ठीक है। तो यहाँ पर यह हमारा विसर्ग संधि का लास्ट हमारे पास में है, उसमें विसर्ग लोप। ये चारों, इसमें विसर्ग लोप में चार उदाहरण हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला देखना, चार नियम है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यदि सह और एशह के पश्चात अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, स्वर या व्यंजन हो, तो वहां विसर्ग का लोप होता है। लोप होना मतलब गायब हो जाना, विसर्ग लोप। उदाहरण में जब हम शब्द बनाएंगे तब विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले देखें सह प्लस इति, एशः प्लस गच्छति, दोनों के उदाहरण यहाँ दे रखे हैं। दोनों में विसर्ग है और जब हमने शब्द बनाया तब विसर्ग को हटा दिया, तो ये विसर्ग लोप कहलाया। यदि सह और एशः के पश्चात अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर, तो यहाँ दोनों में अ स्वर नहीं आ रहा है। विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद में अ के अलावा कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यहाँ देखिए विसर्ग के पहले अ है, शिवः प्लस इति, शिवः प्लस इति, तो यहाँ विसर्ग के पहले अ है, वह में अ जुड़ा हुआ है और उसके बाद में अ के अलावा कोई स्वर है, अ के अलावा स्वर है ई है, तो शिव इति शब्द बन जाएगा। दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, दोनों अलग अलग ही लिखेंगे, लेकिन वहां से विसर्ग हम हटा देंगे। अर्जुनः उवाच, अर्जुनः, तो यहाँ भी विसर्ग जो है न में, न के आगे जो विसर्ग लगा हुआ है उसको हटाकर हम अर्जुन उवाच ये शब्द बनेगा। फिर देखिए आप तीसरा नियम इसका विसर्ग लोप का, विसर्ग से पहले आ हो और उसके पश्चात कोई भी स्वर हो या वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य व र ल ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का लोप होता है। तो इसका एक उदाहरण यहाँ दे रखा है, देवाः प्लस जयंती, तो यहाँ विसर्ग से पहले आ हो तो वह आ दे रखा है। इसके और भी उदाहरण हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको संधि का जो टॉपिक है वो पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ विसर्ग से पहले आ है, देवा
देवा में आ जुड़ा हुआ है और उसके पश्चात कोई भी स्वर हो या वर्गों का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, तो यहाँ इस उदाहरण में च वर्ग का तीसरा वर्ण जो है वो ज है, देवा जयंती हो तो उसमें विसर्ग का लोप हो जाता है। देवा प्लस जयंती, तो यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है, देवा जयंती। और अंतिम विसर्ग संधि का प्रकार है विसर्ग से बने र के पश्चात यदि र आए तो पूर्व र का लोप हो जाता है तथा लोप होने वाले र से पूर्व अ ई उ को दीर्घ हो जाता है। कैसे? वो ये दो उदाहरण यहाँ दे रखे हैं, ये उदाहरण आप देखिए। विसर्ग से बने र के पश्चात यहाँ निर प्लस रोग, र जो हलंत वाला है यहाँ निर प्लस रोग, विसर्ग से बने र के पश्चात कोई र आए तो यहाँ र जो हलंत वाला है उसके पश्चात र आया है रोग, तथा लोप होने वाले र से पूर्व के अ ई उ को दीर्घ हो जाता है। लोप होने वाला जो र है, ये जो र है, ये जो लोप होगा यहाँ पर, ये जो गायब होगा, लोप होना मतलब गायब होना, तो इसके पहले जो अ ई उ है, ये अ ई उ छोटा है, ऋस्व है, तो ये जो छोटी ई है जब हम शब्द बनाएंगे तब यहाँ पर नी बनेगा, निरोग। ये र विसर्ग वाला है, हलंत लगाया है इसको, निर प्लस रोग, ये जो नी है, नी में छोटी ई है, तो यहाँ पर उदाहरण में बड़ी ई बनेगी, निरोग। इसके पश्चात एक उदाहरण और है, उसमें विसर्ग नहीं लगाना है आपको। तो यह आपकी स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि आज कंप्लीट हुई है। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं।